ऐसा कानून को लेकर सूबे झारखंड में विमर्श जारी है। अब तक कई समुदाय आदिवासी समुदाय के कई संगठनों, कई एक्टिविस्टों के द्वारा इस पर अलग अलग राय दी जा रही है। सरकार की ओर से जिस ड्राफ्ट को सामने लाया गया वह भी आदिवासी समुदाय के एक बड़े तबके को स्वीकार नहीं है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अब आदिवासी समुदाय के अंदर से ही, या कहें कि आदिवासी समुदाय खुद ही पेशा का जो ड्राफ्ट होगा, जो नियमावली होगी, उसकी तैयारी को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं सुरेश चंद्र सोए। सुरेश चंद्र सोए पेशा के मामले पर तो मुखर है ही हैं, बांध विरोधी अभियान के भी सचिव हैं। कहा जाए तो पर्यावरण से लेकर जो आदिवासी समुदाय की सबशासी परंपरा रही है और उसके जो दूसरे रूढ़ियां रही है, उससे वे जुड़े हुए हैं। तो आज हम सुरेश चंद्र सोए जी से दो मुद्दों पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आदिवासी समुदाय ने खुद ही ड्राफ्ट तैयार करने का यह फैसला क्यों लिया, और यदि लिया तो इसमें क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है। दूसरी जो बात की हमारी होगी, या दूसरा जो मुद्दा हमारा होगा, वह होगा ईचा डैम बांध का। इस बार टीएसी की बैठक के बाद यह खबर सामने आई कि इस बांध की ऊंचाई को कम किया जा सकता है और डुमान का क्षेत्र, जिसमें 87 से 88 गांव आ रहे थे, वो संख्या घटते हुए 20 तक आ सकती है। तो सुरेश चंद्र सोए जी, पहले तो ये बताइए कि ड्राफ्ट या नियमावली तैयार करना सरकार का काम है। सरकार ड्राफ्ट तैयार करती है, 3 ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है सरकार। अब आप लोग खुद ही ड्राफ्ट तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, संविधान ने, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए ही होता है। संविधान जनता के हितों पर आधारित है। यदि इस ड्राफ्टिंग में या राज्य सरकार की जो पेशा पर नियमावली बनाने की बात आ रही है, जो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार से बाहर होता है उसका, क्योंकि हम 5वीं अनुसूची में आता है। राज्य सरकार आपका भाग 5 यानी 6 के अंतर्गत आती है, जिसे आप मंत्री परिषद बोलते हैं। 163 के तहत मंत्री परिषद आती है, और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं 170 अनुच्छेद 170 थे। हम लोग 5वीं अनुसूची में है, यानी हम राज्य सरकार की समीक्षा से हम बाहर हैं। हम राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के जो नियमावलियां हैं, जो कानून है, उसकी जो शक्ति है, वह 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होती। कुछ इसी तरह की बात उसके प्रधान सचिव ने अभी एफिडेविट के जरिए भी बताया। देखिए, सही इसीलिए कि संविधान पूरा भारत देश जो ना 3 अनुसूचियों में डिवाइड है। जो संघ है, जैसे संघ है, पहली अनुसूची का राज्य है, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र भी कुल राज्य है, और 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्र यानी कबीला क्षेत्र। ये 3 प्रकार के राज्य हैं, लेकिन इन राज्यों का प्रशासनिक व्यवस्था कई भागों में डिवाइड हुआ है। जैसे भाग 5 के द्वारा संघ का होता है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है, जिसमें राष्ट्रपति है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और यदि भाग 6 की बात करते हैं, जो स्टेट है, स्टेट का मतलब आज तक लोगों ने नहीं समझ पाया। स्टेट का मतलब होता है 1956 को भाषा पर आधारित जो राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है, उससे संबंधित स्टेट सब है। लेकिन हम तो 1950 में संविधान के द्वारा ही हम 5वीं अनुसूची में पहले से अलग हैं, इसीलिए हम स्टेट के प्रशासनिक मॉडल में नहीं आता है। खुद अनुसूचित क्षेत्र एक खुद अपने आप में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शक्ति उसमें विराजमान है। जो आपने कहा है आपका उपायुक्त महोदय, जो मंत्रिपरिषद का बात है, मंत्रिपरिषद संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद आती है। मंत्रिपरिषद को सलाह देने के लिए राज्यपाल होते हैं उसकी, और वह 163, और मंत्रिपरिषद का गठन विधानसभा चुनाव के द्वारा होता है। विधानसभा का संविधान अनुच्छेद 170 है, तो 170 से चुने हुए लोग जो सरकार बनाएंगे, मंत्रिपरिषद बनाएंगे। लेकिन हम 244 सब क्लोज 1 में है पहले से अलग, इसलिए हम मंत्रिपरिषद का क्षेत्राधिकार में नहीं है, वो सामान्य क्षेत्र के लिए, इसीलिए इधर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मेरा प्रशासन
हाथू के गांव का मुंडा, जनजाति सलाहकार परिषद और उसके साथ राज्यपाल, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति, ना कि विधानसभा, विधान परिषद, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, उसका जुरिडिक्शन एरिया में हम लोग क्या मानते हैं कि अब तक जो पंचायती राज विभाग से 3-3 कोशिश हुई ड्राफ्ट तैयार करने की, वह न्याय संगत नहीं था? बिल्कुल ही नहीं है, उनके जुरिडिक्शन में वो नहीं था। बिल्कुल नहीं। आप जिसको बात कर रहे हैं, आपका झारखंड सरकार का कार्यपालिका नियमावली के तहत झारखंड सरकार का एक विभाग है आपका पंचायती राज विभाग। आप 5वीं अनुसूची संविधान का आर्टिकल 244 सब क्लोज 1 को अपना जुरिडिक्शन एरिया में मानिएगा। जो आपका संवैधानिक संस्था राज्य का राज्यपाल का क्षेत्राधिकार में नहीं है, वो खुद आप एक विभाग के अधीन आपको 5वीं अनुसूची को रखिएगा, बिल्कुल गलत है। दूसरा, संसद सर्वोच्च है। हम लोग को मालूम है कि संसद जो भी कानून बनाएगा पूरे देश पर लागू होते हैं, राज्य सरकार बाध्य है उसको लागू करने के लिए। जब 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के स्वशासन और नियंत्रण से संबंधित कानून बनाई, द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, पेशा जिसको बोलते हैं, यदि वो संसद ने बनाया तो संसद का कानून को ओवरलैपिंग राज्य सरकार या पंचायती विभाग कैसे कर सकती है? तो पंचायती राज विभाग ओवरलैपिंग कहां कर रही है? उसने एक्ट बनाया है या उसे नियमावली बना करके उसे लागू करने की कोशिश? उसको बनाना चाहिए था कि सामान्य क्षेत्र में आपने यदि झारखंड में यदि सामान्य क्षेत्र को आपने सूचीबद्ध किया है तो अनुसूचित क्षेत्र के मामले में तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना था। यदि उसको बनाना था तो टीएससी के माध्यम से राज्यपाल को देना था उसको, ना कि विभाग। अभी क्या करा विभाग का मानना है कि ड्राफ्ट जो तैयार होता वो पंचायती राज विभाग या सरकार का कोई विभाग नहीं कर सकता, वह टीएससी करेगी और टीएससी के माध्यम से या अनुशंसा के माध्यम से राज्यपाल के पास, और राज्यपाल 5वीं अनुसूची के अभिभावक है। देखिए, अगर सही मायने में यहाँ के जो पंचायती राज मंत्रालय या झारखंड सरकार यदि सही मायने में संविधान का पालन करती तो इमीडिएट जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष अपना एक दिलीप सिंह बुरिया कमेटी जिस प्रकार बनाया गया था, या 73 संविधान संशोधन अशोक मेहता, सिंधिया मेहता, नरसिम्हा राव मेहता कमेटी बनाया गया था 73 संविधान संशोधन को करने के लिए, उसी प्रकार का एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाती और वहां के जो सामाजिक संगठन है, आंदोलनकारी लोग क्या चाहते हैं आप, उनका परामर्श करके उनको नियमावली बनाना था। क्योंकि जो हितधारक थे उनकी संलग्नता होनी चाहिए। देखिए, इसमें हितधारक नहीं बोल सकते, ये स्वशासन को इस रूप में देखिए। यदि आप पंचायती राज अधिनियम को देखिएगा आपका बिहार के समय का, वो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था के लिए जहां गांव का जमीन राज्य सरकार में निहित होता है, सामान्य क्षेत्र में राज्य सरकार का है, जहां पर आपका घटवाल होता है, जमींदार है, जागीरदार हुआ करता था, वहां का प्रशासनिक व्यवस्था वहां के लिए। लेकिन हम शेड्यूल एरिया में मेरा स्वशासन व्यवस्था गांव के लोग अगुवाई करते हैं, तो अगुवाई कर्ताओं को आपको पूछना पड़ेगा कि आपका स्वशासन व्यवस्था कैसा है। एक व्यक्ति यहाँ पर कम्युनिटी बेस है, यदि मैं सिंहभूम से आता हूं, हो कम्युनिटीज का हूं, खूंटी क्षेत्र मुंडा कम्युनिटीज है, संथाल परंगा दुमका संथाल कम्युनिटी, एक व्यक्ति इन 32 जनजाति कम्युनिटियों का स्वशासन पर ड्राफ्टिंग कर सकती है। इनको तो हर हाल में राय लेना ही पड़ेगा कि वो कम्युनिटी का स्वशासन व्यवस्था का मॉडल क्या है, क्योंकि जमीन का स्वामित्व पर उसका कैसा पकड़ है, उसकी रूढ़िजन प्रथाएं कैसी है, उनको लेना पड़ेगा। कुछ कंफ्यूजन के शिकार नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि जो ड्राफ्ट हो रहा है उसमें उस रूढ़िवादी प्रथा के लोग या उस स्वशासी प्रथा के लोग को संलग्न होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं आप कि सरकार को अधिकार ही नहीं है कि 5वीं अनुसूची के लिए ड्राफ्ट तैयार करे। ये कंट्राडिक्टरी नहीं है? देखिए, आज की डेट में सरकार को इसीलिए कर रहे हैं कि आपको जनजाति सलाहकार को मैं बोल रहा हूं, अच्छा, जनजाति सलाहकार से आपको परामर्श लेना है। मेरा जनजाति सलाहकार परिषद में हम लोग सदस्य लोग हैं, आपको उनके साथ करना है, क्योंकि आपका जुरिडिक्शन एरिया बिल्कुल अलग है। जनजाति सलाहकार परिषद स्पेशल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित, इसीलिए उसके माध्यम से आपको आना था, जनजाति सलाहकार परिषद के माध्यम से। अगर यहाँ आएंगे तो आपका प्रॉब्लम होगा, यानी कहना चाहिए आपसी तालमेल सही नहीं होगा। फिर दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि ठीक है, सरकार को या पंचायती राज विभाग को ड्राफ्ट तैयार करने का अधिकार नहीं था, फिर आप लोग ने 3-3 ड्राफ्ट का इंतजार क्यों किया? आज ये स्थिति क्यों बनी? आप पहले भी ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं। 1996 से मामला लटका हुआ है, तब सुरेश चंद्र सोई कहाँ थे? देखिए, अनुसूचित क्षेत्र में 1996 जब कानून बना था, उस समय झारखंड के रूप में अलग नहीं हुआ था 1996 में, ठीक है। लेकिन उस समय एक घटना तो घटी थी
1994 में झारखंड स्वशासी परिषद होने से ही ड्राफ्टिंग खुद तैयार कर सकते था शिबू सोरेन वगैरह 2000 में। लेकिन उस समय जो सरकार बनी, ऑटोनोमस काउंसिल होना चाहिए था, उन्होंने बिहार विधानसभा का तर्ज पर आपका झारखंड विधानसभा का गठन किया। तो उस हिसाब में जो लोग उस समय बैठे थे, जनता प्रतिनिधि लोग, इनको स्वाज्ञान लेना चाहिए कि केंद्र ने कानून बनाया, जनता का क्या दायित्व होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है कि संविधान को आप इंप्लीमेंट कीजिए। वहां जाने के बाद यदि वो इंप्लीमेंट करती है तो जनता की जिम्मेदारी नहीं होती है, वो प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। और उस प्रतिनिधि में कई लोगों का है कि मैं पूर्ण बहुमत में नहीं हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हो, इसीलिए मैं नहीं लागू कर सकता। नहीं, मेरा सवाल है कि सुरेश चंद्र सोय ने इतनी देरी क्यों कर दी? आज से 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले भी आप ड्राफ्ट तैयार कर सकते। देखिए, ड्राफ्टिंग करने का एक समय होता है, उन्होंने भी दिया था, हम लोग भी समय दिया था उसको 1996 के बाद। उस समय तो हुआ ही नहीं, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे समय गुजरता है उनको लगता है कि ड्राफ्टिंग तैयार होगा ही, जिस पर अभी झारखंड सरकार, अबुआ सरकार घोषणा भी करती है हम पेशा कानून लागू करेंगे, आप हमको चुनाव जिताइए। क्योंकि हमें यह लगता है कि क्योंकि स्वशासन से संबंधित भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं करेगी, जो मानसिकता है हमारा आदिवासियों के बीच में, स्वशासन नहीं देगी। क्योंकि ये आप मानते हैं कि अबुआ सरकार सिर्फ आश्वासन देगी और भाजपा जो है वो कभी लागू नहीं करेगी। रीजन क्या है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान समय में भी अबुआ सरकार भी नहीं करेगी, क्योंकि जिस विचारधारा से आप कर रहे हैं, आप पूंजीवाद को एडॉप्ट कर रहे हैं। भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समतामूलक समाज पर केंद्रित है, पूरा लोकतंत्र है। लेकिन हमारे जो लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स में, पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, नेता तो संविधान की तो व्याख्या नहीं करते, इसीलिए पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स उसके ऊपर हावी है, पूरा हावी है। अन्यथा लोकतंत्र में जो अनुच्छेद 4 भाग 4 का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आधार पर शासन तंत्र को विकसित कीजिएगा, आय की असमानताओं को खत्म कीजिएगा, और 40 में जो आर्टिकल्स लिखा है, पंचायतों को स्वायत्त शासित संस्था के रूप में विकसित करोगे, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका उसको हस्तांतरण करोगे। लेकिन ये चीज भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सत्ता में जो बैठे हैं यदि संविधान के ज्ञाता होंगे तो बेहतर करेंगे। एक चीज आना चाहेंगे, अब ठीक है आपने ड्राफ्ट तैयार करने का फैसला कर लिया है, आप यह मानते हैं कि आज सरकार को ड्राफ्ट तैयार करने का हक नहीं है, ये बात ठीक है। ये कैसे माना जाए कि आपके द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसे समाज स्वीकार कर लेगा? देखिए, हमारे पास में समाज के अगुवाई लोग हमको मनोनीत करेगा। अच्छा, उसको ड्राफ्टिंग करने के बाद समाज में फिर हम उसको प्रस्तुत करेंगे कि मेरा ड्राफ्टिंग ये है, इसमें यदि कुछ काट छाट करना है तो आप काट छाट कीजिए। यदि वहां हो स्वीकृत होने के बाद में फिर राज्यपाल तक जाएगा। राज्यपाल भी यदि उसमें कोई विसंगति देखेगी तो वो भी देखेगी, ऐसा तो नहीं कि हम जो ड्राफ्टिंग करें सर्वमान्य होगा। उसमें सवाल यह न है कि सुरेश चंद्र सोय जैसा झारखंड में 1000 एक्टिविस्ट होंगे, सबकी अपना ड्राफ्ट होगा, राज्यपाल किसे स्वीकार करेंगे किसे अस्वीकार करेंगे, फिर बात आ जाएगी कि सारे ड्राफ्ट को मिला करके एक कंक्लूजन पर पहुंचाया जाए, तो फिर तो मामला वहीं फंस गया। नहीं, क्योंकि जो शासन तंत्र की पेशा कानून की जो हम व्याख्या कर रहे हैं एक विशेष कम्युनिटीज पर आधारित है। यदि मैं सिंहभूम से आता हूं तो सिंहभूम हो कम्युनिटीज के लोग हैं, वहां खुटखटी यानी गांव के प्रशासन व्यवस्था से संबंधित होता है पेशा कानून, यानी ग्राम सभाओं को स्वायत्त शासित संस्था के रूप में विकसित करने के लिए ये पेशा कानून बना है, ना कि मतलब आपको नगर पालिकाओं को या दूसरे राज्य को देना। ये केवल गांव में जो लोग हैं, जो गांव को बसाया है। मैं वही कह रहा हूं, तो आप तो सिर्फ जो ड्राफ्ट तैयार कीजिएगा हो कम्युनिटीज को दायरे में रख कर कीजिएगा, तो मुंडा के लिए दूसरा तैयार होगा, संथाल के लिए यहाँ 33 कम्युनिटी 33 कम्युनिटीज है आदिवासी कम्युनिटी, तो 33 का अलग अलग ड्राफ्ट होगा। बिल्कुल अलग अलग, लेकिन उसमें 6 शेड्यूल का जो पैटर्न बात हुआ है, जब भी आप कीजिएगा 6 शेड्यूल का पैटर्न से अपवाद और उपांतरणों के अधीन वहां थोड़ी बहुत आप हेर फेर कर सकते हो, क्योंकि उस कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि उस हो लोगों का है या मुंडा लोगों का है तो मुंडा लोगों का ही हित होगा, लेकिन प्रशासनिक ढांचा जो होगा उसमें उनकी प्रतिनिधित्व कैसी होगी ये तो उस समय तय होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या झारखंड में 33 आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटीज है तो 33 33 ड्राफ्ट सामने आवेगा? नहीं, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से आपको ड्राफ्टिंग करना है। 6 शेड्यूल एरिया में जिला को माना गया, जिला में स्वशासी जिला परिषद आपको गठन है, तो हमको स्वशासी जिला बनाना है। सिंहभूम एक स्वशासी जिला परिषद होगा,
जमशेदपुर एक सिंहभूम ऑटोनोमस काउंसिल होगा, जिला वाइज होगा, खूंटी एक संसदीय होगा, या पलामू यदि अनुसूचित क्षेत्र है तो पलामू ऑटोनोमस काउंसिल होगा, या हजारीबाग यदि है। फोकस में ऑटोनोमस काउंसिल है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ग्राम सभा का नहीं, ग्राम सभा का नहीं है, ग्राम सभा आपके फोकस में नहीं है, क्योंकि ऑटोनोमस काउंसिल ही ग्राम सभा को बाद में सत्ता का हस्तांतरण करेगा। पहले तो सरकार बनाइए आप अपना, 5वीं अनुसूची का सरकार का है। कहने का मतलब है प्रत्येक, आप समझ गए हैं कि आप चाहते हैं कि पहले ऑटोनोमस काउंसिल का गठन हो, ऑटोनोमस काउंसिल जो है ग्राम सभा को अपनी शक्ति का हस्तांतरण करे। बिल्कुल, यही ना? बिल्कुल। उसमें जो पेशा कानून का जो गाइडलाइन है, जब भी अपवादों और रूपांतरणों का दिन ग्राम सभाओं को अधिकार देंगे, आप बाद में उसको दीजिएगा, पहले तो सरकार, नहीं तो फिर ऑटोनोमस काउंसिल का तो ग्राम सभा राज्य सरकार से मांगना होगा। आपको लगता है आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा? यहाँ लड़ाई चल रही है ग्राम सभा के अधिकार की, आप बात कर रहे हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पावर की, तो ये तो आदिवासी समुदाय के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। नहीं, इसको यदि देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट तैयार नहीं होगा। ग्राम सभाओं की अपनी सरकार कहाँ है? कहीं नहीं है, नहीं है, यही तो ऑटोनोमस काउंसिल है। ग्राम सभाओं की सरकार आपको ऑटोनोमस काउंसिल मिलेगा, जहां पर विधायिका शक्तियां आपको मिलेगी, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका, बाद में उस कार्यपालिका और न्यायपालिका सारी शक्ति आपको ग्राम सभाओं को हस्तांतरण करना है। पावर का जो मुख्य केंद्र होगा ऑटोनोमस काउंसिल होगा, ग्राम सभा उसका एक अंग होगा। जैसे कार्यपालिका का सारी शक्तियां, न्यायपालिका की सारी शक्तियां ग्राम सभाओं में निहित होगा, लेकिन कौन बनाएगा? ऑटोनोमस काउंसिल बनाएगा। राज्य सरकार तो नहीं बनाएगा, क्योंकि राज्य अपने क्षेत्राधिकार में आती है, हाई कोर्ट है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, जिस पर। तो ये थे सुरेश चंद्र सोई जी, जिनका मानना है कि इनके द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसका जो मुख्य फोकस होगा ऑटोनोमस काउंसिल पर होगा। मैंने एक दूसरे मुद्दे की भी चर्चा की थी, ईचा डैम बांध की। सरकार का जो इस बार या टीएसी की इस बार जो बैठक हुई, दावा किया गया कि उसकी ऊंचाई को कम की जा रही है, और ऊंचाई कम करने से डुबाऊ क्षेत्र कम होगा, डुबाऊ क्षेत्र कम होने से गांव में विस्थापित कम होंगे, माने अब महज 20 गांव ही उससे अफेक्टेड होंगे। आप इसे किस रूप में देखते हैं? तो क्या हम इस बात को आज के समय में, इस लोकतंत्र देश में जहां संविधान का भाग 3 के अंदर सभी लोगों को रहने, बसने, उपजीविका करने, अपने धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, उसको हम विकास के नाम पर उस सारे मौलिक अधिकारों को न्यून करें? आज के समय में यदि हम संविधान की व्याख्या करें, 18 गांव है, 18 गांवों का एक अपना जुरिडिक्शन एरिया ग्राम सभा है। उस ग्राम सभा को कहां ट्रांसफर कीजिएगा? क्योंकि गांव यदि डूबेगा तो उसको कहां ले जाइएगा? उसकी जो अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, धार्मिक स्थल है, पूजा विधियां हैं, उसके आपका कब्रगाह है, उसको कहां लेके जाइएगा? पर्यावरण पर क्या क्षति होगा? उसकी समीक्षा तो कोई नहीं किया है आज के समय। तो जब डीपीआर बनेगा या बना है तो उसमें उसका होगा, डीपीआर एक अंश होता है उसका, कि इसका इफेक्ट क्या होगा, तो तैयार होगा। देखिए, ऊंचाई यदि कम करेगी तो मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या जो राज्य सरकार है, ये केंद्र सरकार जिस प्रकार का जुमलेबाजी करती है, हमको लगता है कि जुमलेबाजी है। क्यों? आज के समय में जब डीपीआर तैयार हुआ है, जो नहरें बनाई गई है, उससे पहले एफआरए लेवल 214 का है, यानी 214 में यदि एफआरए लेवल पानी भरेगा, 200 तक आरए लेवल है, तो 14 मीटर एफआरए लेवल पानी बाहर निकलेगा। और बाहर निकलने के लिए कुजू डैम में 2 जगह नहरें बनी हुई है, दोनों जगह, और दोनों जगह से नहरें का पानी तब निकलेगा जब कुजू डैम का हाइट 214 मीटर एफआरए लेवल का बनाया जाएगा, तब निकलेगा, क्योंकि उस हाइट पे है नहर। आपका मानना है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि हाइट कम की गई जाएगी, ये गलत है? गलत, क्योंकि यदि हाइट को कम करेगा तो पानी नहीं निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा तो उसका फोर्स जो है ना, पानी का फोर्स उस डैम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और वर्तमान समय में कुजू डैम लैंडलॉक एरिया नहीं है जिस प्रकार का चांडिल है, दोनों तरफ पहाड़ नहीं है। क्या आज के समय में, वर्तमान समय में जल संसाधन जो अभियंता है, कार्यपालक अभियंता है, इन्होंने देखा है कि वहां का डेंसिटी कितना जमा होगा, कितना क्यूब मीटर पानी जमा होगा? और दोनों तरफ, एक साइड केवल लोधा पहाड़ है और बाकी तरफ तो मिट्टी का टीला है। तो सीमी कंक्रीट बना करके क्या उतना बड़ा पानी का कैपेसिटी को वो सीमी कंक्रीट डैम रोक सकेगा? नहीं रोक सकेगा। पूरा का पूरा चीन में भी इसी प्रकार का हुआ था, सीमी कंक्रीट बांध खत्म हुआ था। तो आज के समय में लगता है कि यदि करना है तो छोटा छोटा चेक डैम बना करके, 10-15 चेक डैम बनाकर रुंटा माइंस को आप दे सकते हो पानी, वहां से भी दिया जा सकता। जरूरी नहीं कि विस्थापन करने का जरूरत है, क्योंकि कृषि योग्य जमीनें कभी नहीं बनेगी।
आने वाला समय को भी आपकी जमीनों की जरूरत पड़ेगा। खाद्यान्न सुरक्षा का मामला है, लेकिन इसीलिए भी हम यह कर रहे हैं कि खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम जो आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, वहां भी खाद्य सुरक्षा की मामला है। आप नहीं कर सकते, शेड्यूल एरिया में स्पष्ट मना ही है, क्योंकि भविष्य को भी हमको देखना है। तो आज के समय में हमको लगता है कि यदि रुंटा माइंस को या कॉर्पोरेट घराना या शहरों को यदि पानी देना है तो अल्टरनेट और सोचना चाहिए कि बिना विस्थापन का कोई ऐसा हमको खोजना चाहिए आसपास में। आज टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हो गया है, विस्थापन अंतिम उपाय होना चाहिए, लेकिन विस्थापन में भी उनको पुनर्वास कहाँ दीजिएगा, इसका भी निश्चित होना चाहिए कि पुनर्वास आप कहाँ दीजिएगा। तो ये थे सुरेश चंद्र सोई जी, जिनका मानना है कि हाइट यदि डैम का कम किया जाता है तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशन सामने आएंगे और बेहतर विकल्प होगा कि छोटे छोटे चेक डैम बनाकर ही चीजों को नियंत्रित किया जाए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।